हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सिमुलतला मेंस के लिए साइंस का मैराथन क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं साइंस का। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर आप चैनल के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट स्ट्रेटजी का भी वीडियो मिल चुका है, तो उसे भी आप जाकर उसको फॉलो कर लीजिएगा, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग साइंस के पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं, जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो जहाँ तक हम लोगों ने छोड़ा था तो उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। ठीक है, और जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम और भी वीडियो आगे बना सकें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप नवोदय के फॉर्म भरे हैं तो नवोदय का भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर दिया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ही जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन आपको वहाँ पर कवर किया गया है। तो जाकर आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएगा, वहाँ से नंबर जरूर बूस्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था तो वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। और जो मेन क्वेश्चन है, एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चन है, तो उसी को हम लोग सिर्फ देखेंगे। ठीक है, ऐसे पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ सारा कुछ है, तो आगे आप चाहते हो रीड करना तो रीड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर मेन क्वेश्चन का सिर्फ पढ़ेंगे बस। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि पृथ्वी का संगठन कितने परतों में हुआ है। मतलब पृथ्वी जो है कितना परतों से बना हुआ है, तो 3 परत से बना हुआ है। प्रपटी बोलते हैं यानी क्रस्ट इंग्लिश में, एक प्रवार बोलते हैं यानी मेंटल हो गया, और उसके बाद आपका क्रोड हो गया यानी कोर बोलते हैं। ठीक है, ये 3 तरह का परत होता है पृथ्वी का। तो देखिए अब क्रस्ट होता क्या है, तो यह पृथ्वी का सबसे बाहरी परत होता है, या कह सकते हो सबसे ऊपरी परत होता है। तो सबसे बाहरी परत कौन सा है, पर्पटी है, जो 35 से 65 किलोमीटर तक हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे आइए, आगे कह रहा है इसमें कि मेंटल क्या है। तो देखिए मेंटल के बारे में कह रहा है पृथ्वी के क्रोड। ठीक है, पृथ्वी के क्रोड तथा प्रपटी के बीच का क्षेत्र मेंटल या प्रवार कहलाता है। यह प्रपटी की तली से 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, एक फिगर से समझाता हूँ। पहले आप क्रोड देख लीजिए। क्रोड के बारे में कहा जाता है कि यह पृथ्वी का सबसे निचला परत होता है। इसमें भीतरी ठोस गोला होता है। ठीक है, इसका भीतरी ठोस जो बाहरी तरल खोल से ढका होता है। आप थोड़ी बस इतना ध्यान में रखिए, जैसे मान लीजिए, ठीक है, अर्थ है, तो अभी मैंने आपको बताया कि 3 भागों में बटा होता है अर्थ का परत। तो जो सब इसमें ऐसे कर लीजिए। ठीक है, 3 भाग है, तो सबसे जो निचला पार्ट जो है ना, सबसे जो निचला पार्ट, सबसे जो बीच वाला जो है, उसी को बोलते हैं कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर। ये जो आपका जो बीच में दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला को बोला जाता है मेंटल। क्या बोला जाता है, मेंटल। ठीक है, जो बाहरी में दिखाई दे रहा है उसी को बोला जाता है क्रस्ट। तो आप तो क्लियर हो गया, सबसे बाहर वाला जो रहेगा वो क्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका मेंटल हो जाएगा जो बीच में रहेगा, और बाकी जो सबसे लास्ट में रहेगा वो हो जाएगा आपका क्रोड यानी कोर हो जाएगा। ठीक है, ऑल डन। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना होता है, तो 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा सेंटर का जो टेम्परेचर होता है। ठीक है, 4000 डिग्री सेल्सियस। आगे आइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वायुमंडल क्या है, एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो पृथ्वी गैसीय आवरण से ढकी हुई है। जो ये मेरा पृथ्वी जो है ना, ये पृथ्वी चारों ओर गैसों के आवरण से, चादर से ढका हुआ है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के गैस होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे धूलकण वगैरह हैं। तो इसी को कहा जाता है क्या, एटमॉस्फेयर। इसी को क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर बोलेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आपको पढ़ना, इससे क्वेश्चन पूछता है ओजोन क्या होता है। तो कह रहा कि पृथ्वी की सतह से करीब 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य की किरणें के प्रभाव से ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाती है। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन जो है वो किसका रूप है, तो ऑक्सीजन का रूप है। इसके एक अणु में 3 परमाणु होता है। देखिए मैं सिंपल आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, और ये आपका सन है। होता क्या है इसमें कि जब सनलाइट जब पृथ्वी पर आता है ना, तो सन से बहुत सारा किरण निकलता है। उसमें से जो एक किरण होता है उसको बोलते हैं प्रबैंगनी किरणें। तो प्रबैंगनी किरणें जब पृथ्वी पर आता है ना,
ठीक है। तो इससे बहुत सारा रोग वगैरह होने का खतरा रहता है। तो इसी पराबैंगनी किरण को रोकने का जो काम करता है ये ओजोन परत करता है। रोकने का काम कौन करेगा? ओजोन परत करता है। ओजोन परत जो है वो ऑक्सीजन का ही एक रूप है। आपको पता होगा कि ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, लेकिन ओजोन का फॉर्मूला पूछेगा ना तो O3 होता है। तो ये 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन के कितना परमाणु से? 3 परमाणु से मिलकर बना होता है ओजोन। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ओजोन हम लोगों को पराबैंगनी किरण से रक्षा करने का काम करता है। अगर ये ओजोन नहीं होता ना तो यहाँ पराबैंगनी किरण यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्ट पृथ्वी पर आता और कैंसर रोग का कारण बन जाता है, स्किन कैंसर वगैरह हो जाता है। तो इसी से ये हम लोगों को बचाता है। आपको पता होगा कि ओजोन में छिद्र हो गया है, ठीक है। तो उसी छिद्र से ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पास कर जाता तो कुछ कुछ हिस्सा पहुँचता है, ठीक है, बहुत कम हिस्सा। तो ये हमको रक्षा करने का काम करता है, एक तरह से सुरक्षा कवच है ये ओजोन। नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि किस ऊंचाई पर ओजोन की सबसे मोटी परत होती है? तो 23 किलोमीटर। आगे कह रहा ओजोन क्यों महत्वपूर्ण है? तो अभी मैंने आपको बताया था क्योंकि यह सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। इसी कारण से ओजोन हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आइए। आगे कह रहा वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, गैसीय परतों के आधार पर। तो ये आपको सामने दिख रहा होगा 5 भाग। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कितना भाग है? 5 भाग है। क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं इंग्लिश में, ओजोन मंडल मतलब ओजोनोस्फेयर बोलते हैं, आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर, और ये ताप मंडल मतलब थर्मोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन वगैरह है। कह रहा कि वायुमंडल के किस परत में मौसमी परिवर्तन होता है? मतलब मौसम रिलेटेड जो चेंज होता है, जैसे गर्मी, ठंडा, बरसात, इस तरह से जो आता है तो वो किस मंडल में होता है? तो ये क्षोभ मंडल में होता है। कभी कभी हिंदी नहीं देता है, इंग्लिश भी याद रखिएगा, इंग्लिश में भी फंसा देता है। तो ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। चलिए उसके बाद बोल रहा कि अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले जो जेट यान होते हैं, मतलब एरोप्लेन वगैरह जो होता है या जेट यान जो होता है वो किस परत में उड़ता है? तो ये समताप मंडल में। कौन सा मंडल में? समताप मंडल। और समताप मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सूर्य से प्राप्त पराबैंगनी किरणों का शोषण कौन कर लेता है? अभी मैंने आपको बताया था ओजोन मंडल मतलब ओजोनोस्फेयर। आगे कह रहा है कि रेडियो प्रसारण के लिए ध्वनि तरंगों का परिवर्तन किस परत में होती है? मतलब हम लोगों को जो इंटरनेट में जो टीवी वगैरह जो चलता है ना, तो तरंग यानी वेव जो आता है तरंग, ये इसी आयन मंडल के कारण ही वो टीवी वगैरह चल पाता है, ठीक है। तो रेडियो का जो प्रसारण का जो ध्वनि तरंग जो होता है, साउंड वेव जो होता है, ठीक है, कहाँ से परिवर्तन होता है? तो आयन मंडल के कारण ही से ये सब मशीन चल पाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आपका ये रेडियो वाला हो गया, पराबैंगनी किरण वाला हो गया, एक तरह समझिए सब पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे यहाँ पर कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह मतलब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वायुमंडल के किस परत में छोड़े जाते हैं? तो ताप मंडल या इसी को आप बहिर्मंडल भी बोल सकते हो, थर्मोस्फेयर या तो एक्सोस्फेयर में छोड़ा जाता है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वगैरह छोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए आगे आइए। जो मेन चीज़ है हम लोग बस वो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये पृथ्वी की सतह से पार्क कक्षा की ऊंचाई कितना होता है? ठीक है, 36,000 किलोमीटर होता है, ठीक है। जो पार्किंग ऑर्बिट होता है, जैसे पार्किंग ऑर्बिट क्या होता है? तो वह कक्षा जिसमें उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक है। मतलब वह उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर जो सैटेलाइट भेजा गया है ना वो पृथ्वी के चारों ओर जो घूमता है ना सैटेलाइट जिस क्षेत्र में, तो वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। कितना होता है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। उसी को पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं। ऑल डन। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा आप स्पीड याद रखना चाहो तो स्पीड याद रख सकते हो। पार्किंग ऑर्बिट में उपग्रह का वेग कितना होता है? सैटेलाइट का स्पीड कितना होता है? तो 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है।
ये थोड़ा सा जान लीजिए कि कृत्रिम उपग्रह का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो मौसम के पूर्वानुमान के लिए, ठीक है, पहले ही बता देगा कि किस क्षेत्र में आंधी तूफान आने वाला है, मौसम परिवर्तन होने वाला है, तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट से पता चल जाता है। दूरदर्शन और रेडियो के प्रसारण में भी किया जाता है, कम्युनिकेशन क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। मानव के अंतरिक्ष यात्रा में, ठीक है, जो जाते हैं ऊपर, ये अंतरिक्ष यात्रा में अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं, जैसे चांद पर गए या फिर और भी कोई ग्रह पर जाते हैं, तो यहाँ पर भी कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। फिर कृषि उत्पाद में सुधार के लिए भी किया जाता है, और खनिज संपत्ति के स्थान निर्धारण में। तो ये सब कुछ यूजेस है, ठीक है, ये पढ़ने के लिए, सब पूछता नहीं है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि सूर्य के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं। मैंने आपको पिछला वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सूर्य के रोशनी में कितना रंग होता है, तो 7 रंग होते हैं, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक भी वहाँ पर बताया था, बैनिया पीना अला करके। आगे कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो ये नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, इसे याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि तारों की दूरी ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर का यूज किया जाता है। मतलब सीधा सीधी आप ये समझ लो कि जैसे कि एक कोई ग्रह है, ये कोई प्लेनेट है, यहाँ भी कोई प्लेनेट है, तो बड़े बड़े जो ब्रह्मांड में जो दूरी नापा जाता है ना, एक ग्रह का दूसरे ग्रह से जब दूरी नापा जाता है, तो उसके लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है, ठीक है, लाइट ईयर का यूज किया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि किस यंत्र की सहायता से अल्ट्रासोनिक तरंग उत्पन्न किया जाता है, तो सोनार। अब देखिए सोनार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सोनार का प्रयोग समुद्रों में, ठीक है, समुद्र में क्या किया जाता है, वस्तुओं को ढूंढने के लिए। अगर मान लेते हैं कि समुद्र में अगर कोई चीज़ डूबा हुआ, कोई वस्तु मेरा डूब गया है, ठीक है, मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर एक सोनार एक मशीन होता है, यहाँ से वेव भेजा जाता है, यहाँ से तरंग भेजा जाता है, ये तरंग जाएगा नीचे समुद्र में, और यहाँ से टकरा कर फिर ध्वनि, यहाँ का वेव टकरा कर फिर ऊपर चला आएगा, जिससे पता चल जाता है कि यहीं पर ये वस्तु गिरा हुआ है, तो फिर वस्तु वो मिल जाता है, तो उसी को बोलते हैं सोनार मशीन। तो वो सोनार के द्वारा पता चल जाता है। यहाँ से अल्ट्रासोनिक तरंग उत्पन्न होता है, ठीक है, सोनार से कौन सा तरंग उत्पन्न होता है, अल्ट्रासोनिक तरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो वायुयान की दिशा और दूरी ज्ञात करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आ जाइए। विद्युत धारा मतलब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, विद्युत धारा की माप किस यंत्र से किया जाता है, तो एमीटर से किया जाता है, मशीन का नाम है एमीटर। आगे कह रहा कि पौधे की गति को किसके द्वारा मापा जाता था, क्रेस्कोग्राफ, ठीक है। आगे आइए, हार्ट्ज किसकी भौतिक राशि है, तो हार्ट्ज जो होता है वो आवृत्ति का है। आप लोगों ने एसआई यूनिट पढ़ा था ना शुरुआत में, ठीक है, तो वहीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि आवृत्ति का जो भौतिक राशि जो होता है वो क्या होता है, वो हर्ट्ज होता है, ध्यान में रखिएगा इसे। चलिए आगे हम लोग आते हैं, यहाँ इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ दिखाई देने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो दूरबीन का प्रयोग कहते हैं बाइनोक्यूलर्स, ठीक है, बाइनोक्यूलर्स का प्रयोग किया जाता है दूर के वस्तुओं को देखने के लिए। आगे आ जाइए, यहाँ पर आइए, गति का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन। आगे शून्य का आविष्कार किसने किया, आर्यभट्ट ने किया था शून्य का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये भी मेन क्वेश्चन है। तैरने का सिद्धांत किसने दिया, आर्किमिडीज ने दिया था तैरने का सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पर भी आइए, रिचर स्केल या कहीं पर रिक्टर स्केल भी लिखा रहता है, तो रिक्टर स्केल के माध्यम से किस चीज़ की माप की जाती है, तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता। आगे रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो मार्कोनी ने किया था। गणित अनुपात का नियम किसने दिया, थोड़ा सा याद रखिएगा, डाल्टन, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन है हम लोग बस उसे पढ़ेंगे। यहाँ पर इसे भी ध्यान रखिएगा, लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया था, तो एडिसन ने किया था। देखिए इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर किस तापमान पर समान हो जाते हैं, तो ये -40 डिग्री सेल्सियस पर समान हो जाते हैं,
ठीक है, जो सेंटीग्रेड है या फ़ारेनहाइट है वो कितना टेम्परेचर पर दोनों सेम हो जाता है, तो माने 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सेम हो जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, जो मेन क्वेश्चन है सिर्फ हम उसे पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। चलिए आगे आते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1 हॉर्स पावर में 1 HP में कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें आइए, किसने पता लगाया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये कोपरनिकस ने पता लगाया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ये सब तो क्वेश्चन फिलहाल पूछता नहीं है, जो पूछता है हम लोग उसी को करेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए आप रीड कर सकते हो इसे, ठीक है। इसे ध्यान दीजिए, कह रहा चमगादड़ की चीख हमें क्यों नहीं सुनाई देती है, तो चमगादड़ प्रस्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है, इसलिए हमारे कानों तक वो सुनाई नहीं पड़ता है, ठीक है। वो कौन सा ध्वनि उत्पन्न करता है, प्रस्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करता है, इसी कारण से उसका आवाज़ सुनाई नहीं देता है। आगे कह रहा चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ क्यों नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हवा ही नहीं है, निर्वात है, हवा नहीं है, जिसके कारण से सुन नहीं पाते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा कि क्षण चुंबक ध्रुवों का नाम बताइए, ठीक है। एक सीधा सीधी आप ये समझिए कि एक जो चुंबक जो होता है, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, मैं आपको साथ ही बता देता हूँ, जैसे 2 ध्रुव होता है ना, तो अगर आप समान ध्रुव रहेगा, जैसे मान लीजिए मतलब नॉर्थ नॉर्थ है, ठीक है, अगर मान लेते हैं नॉर्थ नॉर्थ, मतलब समान ध्रुवों के बीच में क्या होता है, समान ध्रुवों के बीच में विकर्षण होता है। विकर्षण मतलब होगा चुंबक नहीं सटेगा, ठीक है, उसी को विकर्षण बोलते हैं या प्रतिकर्षण भी बोलते हैं। तो अगर मान लेते हैं जैसे नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, मतलब उत्तरी ध्रुव है, ये भी उत्तरी ध्रुव है, तो अगर समान ध्रुव को आपस में सटाइएगा ना, तो वो नहीं सटेगा, मतलब विकर्षण हो जाएगा। लेकिन जब डिफरेंट रहेगा, जैसे मान लीजिए एक तरफ नॉर्थ पोल है और दूसरा तरफ साउथ पोल है, जब डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो ये आकर्षित हो जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। डिफरेंट वाला में क्या रहेगा, आकर्षित, लेकिन डिफरेंट अगर नहीं है, ठीक है, मतलब सेम है, तो वहाँ पर विकर्षित हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा, चुंबक का गुण होता है। यहाँ पर आइए, आवेश मतलब चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, 2 तरह का चार्ज होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता, पूछा हुआ क्वेश्चन है, 332 मीटर प्रति सेकेंड। रंगीन टेलीविज़न में जो टीवी होता है, रंगीन टीवी, उसमें कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है, तो लाल, नीला, हरा, ये 3 रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर समान होता है, अभी मैंने आपको बताया था, माने 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो बेंगलोर में है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम कितने समय का होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण 460 सेकेंड का होता है। कौन सा ग्रह सर्वप्रथम खोजा गया था, ये तो ऑप्शन के हिसाब से होगा, ठीक है, याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं यूरेनस। आगे आइए, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। उसके बाद पृथ्वी की सतह का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, ये ज्योग्राफी में भी पढ़ना है,
6000 ये केल्विन लिखा हुआ है, डिग्री सेल्सियस भी कहीं पर लिखा रहता है। आगे आइए, ये कुछ कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार ऐसे और सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को क्या बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो शब्द लिखा रहता है ना, कुछ भी लिख देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि जीव प्राणी अपनी प्यास किस द्रव को पीकर बुझाते हैं, तो ये जल पीकर बुझाता है। मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, तो 70% जल होता है। नेक्स्ट है, देखिए मेन क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिए। जल यौगिक है कि मिश्रण है, तो जल यौगिक है यानी कंपाउंड है। कंपाउंड किसको बोलते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ है, ठीक है, निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं। कोई भी 2 पदार्थ को आप मिला लीजिए, ठीक है, अगर ये कोई तीसरा पदार्थ बनता है लेकिन निश्चित अनुपात में, इन दोनों निश्चित यानी फिक्स अमाउंट में रहना चाहिए, तो बस उसी को यौगिक बोलते हैं, जल, उसे जल यौगिक बोलते हैं। ठीक है, कंपाउंड बोला जाता है। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिएगा, जल किन किन तत्वों से मिलकर बना था। आपको पता हो कि जल का फॉर्मूला होता है H2O, पानी का फॉर्मूला जो होता है H2O होता है। एक हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, मतलब ये 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। आगे कह रहा है जल सुचालक है कि कुचालक है, तो जल सुचालक होता है, मतलब करंट पास करता है जल में। आगे कह रहा है कि ठोस जल किसे कहते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है, बर्फ को कहा जाता है ठोस जल। नेक्स्ट आइए, आगे कह रहा कितने डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदल जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो बर्फ में बदल जाएगा। लेकिन कितने डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो उबलने लगता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे आते हैं, ये सब पढ़ना नहीं है, आगे आइए। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वायु में भार होता है या नहीं होता है, तो वायु में भार होता है। वायु का रंग कैसा होता है, वायु रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं उसका होता है। आगे कह रहा वायु का आयतन निश्चित है या अनिश्चित है, तो इसका आयतन जो होता है अनिश्चित होता है। आयतन कहने का मतलब जितना जगह छेकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो वायु जो होता है उसका आयतन जो होता है वो अनिश्चित होता है, कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे यहाँ पर कह रहा है कि वायु मिश्रण है यौगिक, तो वायु मिश्रण है, तो किसका किसका मिश्रण है। देखिए वायु जो है नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, और भी दूसरे गैस निष्क्रिय गैस होते हैं, और भी ठीक है दूसरा गैस होता है। तो वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होता है, तो नाइट्रोजन होता है सबसे ज़्यादा। कितना होता है, 78% होता है। वही अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नाइट्रोजन कितना होता है, 78%। ऑक्सीजन के बारे में बोलेगा तो ऑक्सीजन 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बोलेगा तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी परसेंटेज पूछ देता है। ये देखिए यहाँ पर पूछा गया है ना सब, देखिए दोनों क्वेश्चन में वही है। वायु कौन सी गैस जलने में सहायक होती है, तो ऑक्सीजन की सहायता से ही जलता है कोई चीज़। वायु की कौन सी गैस आग बुझाने में काम आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आग बुझाने में काम आता है। जीव जंतु किस गैस को सांस द्वारा ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जीव जंतु किस गैस को सांस के द्वारा छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। लेकिन जानते हैं पेड़ पौधा के बारे में पूछेगा, पेड़ पौधा में उल्टा ही होता है। पेड़ पौधा जो होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है लेकिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन छोड़ते क्या है, तो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये पेड़ पौधे के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के बारे में कभी कभी पूछ देता है। तो कह रहा है कि देखिए प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या होता है, हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सीधा सीधी आप ये समझिए, फिलहाल अभी मोटा मोटी बात बस ये समझ लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना क्या बनाते हैं, भोजन। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए अब ये।
आगे कह रहा है इसमें कि वायु किन दो गैसों के संतुलन पेड़ पौधे जीव जंतु बनाए रखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पेड़ पौधे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के रूप में ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। ठीक है। हवा का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ पर होता है, पृथ्वी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन गैस का खोज कब और किसने किया। 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने, कहीं पर 1773 भी लिखा हुआ रहता है, उसे टेंशन मत लीजिएगा। तो 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया था। आगे आते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्राणवायु किसको कहा जाता है, ऑक्सीजन को कहा जाता है। किस गैस को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है शुष्क बर्फ। बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है, आर्गन होता है। ठीक है, जो कि एक अकेरिय गैस होता है। आर्गन सिर्फ याद रखिएगा, बिजली के बल्ब में किसका, आर्गन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। देखिए इसे थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें पदार्थ के बारे में पढ़ना है। तो पदार्थ किसे बोलते हैं, तो पदार्थ हम उसे बोलते हैं एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब जो स्पेस, जो जगह छेकता है, जो जगह छेकता है। ठीक है। जिसके पास अपना द्रव्यमान होता है, वही इसमें लिखा गया। और जिसे हम छू सकते हैं, स्पर्श यानी टच कर सकते हैं, तो बस वही पदार्थ है। जैसे लोहा, पानी, ईंट, कलम, किताब, ये सब क्या है, पदार्थ ही तो है, जो जगह भी छेकता है और उसका खुद का मास यानी द्रव्यमान भी होता है, और उसे हम लोग छू भी सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण। ठीक है, तत्व, यौगिक, मिश्रण। अभी आपको तत्व के बारे में पढ़ना नहीं है। ठीक है। तत्व के बारे में फिलहाल भी पढ़ना नहीं, लेकिन पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हो। अभी फिलहाल आपको समझ में उतना नहीं आएगा, ये भी ऐसे पढ़ना नहीं है। जैसे तत्व के बारे में, जैसे आपने लोहा, सोना, ऑक्सीजन जो आप सुनते हो ना, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब, ये सारा का सारा कुछ एलिमेंट होता है, वही एलिमेंट है। ठीक है। एलिमेंट जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, मेटल यानी धातु और अधातु यानी नन मेटल। ठीक है। ये धातु क्या होता है, तो धातु जिससे करंट वगैरह पास करता है। ठीक है। जैसे करंट पास करता है, देखिए यहाँ पर लिखा हो, जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, उसे धातु कहते हैं। जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक हो और आघातवर्ध और तन्य हो। सीधा सीधी आप ये समझ लीजिए, जिससे करंट पास करेगा ना, जिसमें करंट पास करता है, जिससे टेम्परेचर पास करता है, तो बस वही धातु है। जैसे लोहा, तांबा, सोना, ये सब क्या है, धातु है। अधातु जस्ट उसके उल्टा है, जिससे करंट पास नहीं करेगा। अधातु विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होते हैं। ठीक है। जैसे गंधक हो गया, फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारा अधातु होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा, प्रमुख तत्वों का नाम बताए जो द्रव के रूप में पाए जाते हैं। मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। तो वो आपका पारा, जैसे हम मरकरी बोलते हैं, एक ब्रोमीन, ये नाम है, नाम याद रख लेगा, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, मरकरी और ब्रोमीन। ठीक है। यही देखिए अगला क्वेश्चन वही है, कौन सा द्रव है जो धातु है, लेकिन मरकरी पता है वो मेटल है, और ब्रोमीन जो होता है वो नन मेटल है। ये थोड़ा सा अंतर है, ये ध्यान रखिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तब आप जवाब दीजिएगा पारा। लेकिन धातु अगर नहीं पूछा, धातु करके पूछेगा, तो ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है। आगे कह रहा है गैस के रूप में पाए जाने वाले तत्व कौन है, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब गैस के फॉर्मेट में पाए जाते हैं। ठीक है। ये सब आपको पढ़ना नहीं है आगे, ये सब डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, जो मेन चीज़ें बस वही बता रहा हूँ। पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हो, लेकिन फ़िलहाल ये सब पढ़ना नहीं है। थोड़ा सा याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हो, आपने इलेक्ट्रॉन का नाम सुना, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, तो अभी फ़िलहाल आप याद रख लीजिए। ठीक है। अभी आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वगैरह ये सब पढ़ने के लिए गाइड बुक में दिया है। ठीक है। तो याद रखिएगा,
इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? तो नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन, या कहीं पर टॉमसन भी लिखा रहता है, थॉमसन भी सही है इसका। तो ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन का खोज किसने किया आविष्कार? तो गोल्डस्टीन ने किया था। एक न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, ये छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, कण होता है। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। यहाँ पर इसमें ध्यान दीजिए, खाने के काम में आने वाला सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिड होता है, तो एसेटिक अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल किसको बोलते हैं? जो स्वाद में खट्टा होता है उसी को अम्ल बोलते हैं। तो सिरका एक पीने वाला चीज़ होता है, ठीक है, उसमें कौन सा अम्ल होता है? एसेटिक अम्ल होता है। नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल होता है। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल अंगूर में। सेब में कौन सा अम्ल होता है? माइलिक अम्ल होता है। ये सब याद रखिएगा, माइलिक अम्ल। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, खट्टा दूध में कौन सा, मतलब दही में पूछ रहा है, खट्टा दूध कहने का मतलब दही, तो दही में लैक्टिक अम्ल। और मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो भोजन को पतला कर देता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हम सब के पेट में, मनुष्यों के पेट में कौन सा अम्ल होता है? HCl, उसी को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे आइए, जो मेन क्वेश्चन है उसी पर हम लोग ध्यान देंगे। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो सोडा वाटर होता है, लिम्का, पेप्सी वगैरह, थम्सअप वगैरह होता है, उसमें कौन सा गैस होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसमें। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, संसार में हीरा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा हीरा। हीरा विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है कि कुचालक होता है? तो कुचालक होता है, इसमें करंट वगैरह नहीं मारता, करंट पास नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हीरे का क्या उपयोग है? तो आभूषण बनाने में, जवाहरात बनाने में, कांच को काटने में भी हीरा का प्रयोग किया जाता है। पत्थर पर छेद करने में, पॉलिश करने में भी हीरा का प्रयोग किया जाता था। ये कुछ यूजेज है, याद रखिएगा। एक ग्रेफाइट भी होता है। ठीक है, आपने पेंसिल देखा है? पेंसिल, तो जिस पेंसिल से आप लिखते हो ना, वो ग्रेफाइट ही होता है। तो ग्रेफाइट भी जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। देखिए यहाँ पर बोल रहा है, ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? पेंसिल के रूप में है, लिखा हुआ पेंसिल के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा इसे। ग्रेफाइट के किस गुण के कारण, यहाँ पर ग्रेफाइट के किस गुण के कारण पेंसिल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट मुलायम होता है, इसी कारण से पेंसिल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये मेन क्वेश्चन है। अंडे का जो कवच जो होता है, बाहरी कवच, वो किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, ऑल डन। आगे आते हैं, चलिए ये दोनों क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। कार्बन को हवा की उपस्थिति में अगर जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मतलब अगर मान लेते हैं कि हवा अगर है और कोई चीज़ अगर आप जला रहे हो तो कौन सा गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन हवा नहीं है, ठीक है, हवा बहुत कम है, अपर्याप्त मात्रा में है, तब वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल के एक विषैला गैस कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जिसका फार्मूला CO होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा इसे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चट्टानों का तेल किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को चट्टानों का तेल कहा जाता है। पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आ गया, ये भारत में पेट्रोलियम किन स्थानों पर पाया जाता है? तो भारत में पेट्रोलियम असम के डिगबोई क्षेत्र में, गुजरात के अंकलेश्वर में, और मुंबई के बॉम्बे हाई में, मुंबई के बॉम्बे हाई में यहाँ पर पेट्रोलियम निकाला जाता है। ये याद रखिएगा इसे। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। अब देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूला होता है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है, तो ये फॉर्मूला को थोड़ा सा याद रखिएगा। जो मेन है बस उसी को, जिस पर मैं टिक लगाऊंगा उसे याद रख लीजिएगा। इसमें साधारण लवण लिखल है,
ठीक है। सोडियम क्लोराइड तो इसका फॉर्मूला होता है NaCl होता है, इसे याद रखिएगा। साधारण लवण जो नमक जो होता है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी बोला जाता है, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, जो मेन चीज़ है बस उसी को। यहाँ पर देखिए खाने का सोडा दिखाई दे रहा, खाने वाला सोडा, उसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। तो उसका फार्मूला होता है NaHCO3 होता है, NaHCO3। ठीक है। एक धोवन सोडा भी होता है, धोने वाला सोडा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दोनों में धोखा मत खाइएगा। एक सोडियम बाइकार्बोनेट है, एक सोडियम कार्बोनेट है। फार्मूला आप दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे आइए। पढ़ने के लिए, याद करने के लिए आप याद कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन जो पूछता है हम लोग बस उसी को फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर कली चूना का भी याद रख लीजिएगा। कली चूना का होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO। एक भाखरा चूना होता है, तो भाखरा चूना को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका होता है Ca*OH का होल 2, CaOH का होल 2। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, इसे पूछा नहीं है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसे याद रख सकते हो, सोरा अम्ल यानी नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। उसके बाद नमक का अम्ल, नमक का अम्ल को ऐसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हम लोग को पेट में होता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है HCl होता है। ठीक है। एक होता है गंधक का अम्ल, उसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। बहुत मेन क्वेश्चन है H2SO4, H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है लाफिंग गैस, यह लाफिंग गैस, लाफिंग गैस को बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। कभी कभी ये भी दे देता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी लिखा हुआ रह सकता है, या तो फॉर्मूला लिखा हुआ रह सकता है N2O। ठीक है, चलिए बाकी याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो, पढ़ने के लिए ये सब हम लोग देख लेते हैं एक बार और कौन कौन मेन क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है या पूछने की संभावना है। ठीक है, ऐसे ये जूनियर कंपटीशन, जैसे अगर आप हजारीबाग, सिमुलतला हो गया या फिर नेतरहाट वगैरह जो होता है ना, उस सब में भी ये क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है। तो अगर उस चीज़ का अगर आप तैयारी करते हो तो आपके लिए भी बेनिफिट है। तो यहाँ पर भारी जल का याद रख लीजिएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है D2O। जल का तो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं यानी H2O बोलते हैं। ठीक है। एक चीनी का फॉर्मूला याद रख सकते हो, चीनी का पूछता है। ठीक है, चीनी का C12H22O11, जैसे सुक्रोज बोलते हैं C12H22O11। ठीक है। एक मीथेन गैस यानी मार्स गैस का याद रख लीजिएगा, CH4 होता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, अब एक बार हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा। शुद्ध सोना को किस में मापा जाता है? कैरेट में मापा जाता है। ठीक है। ओजोन किसका रूप है? ऑक्सीजन का। मैंने आपको पीछे बताया था, ऑक्सीजन का ही रूप है, जिसका फॉर्मूला ओजोन का O3 होता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। पढ़ने के लिए आप ये सब पढ़ सकते हो, देख लेते हैं एक बार। इसे ध्यान में रखिएगा, किस गैस को ईंधन गैस कहा जाता है? प्रोड्यूसर गैस को ईंधन गैस कहा जाता है, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, चलिए एक इसे भी याद रखिएगा, किस गैस से सड़े अंडे की बू आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़ा हुआ अंडा का बू आता है, स्मेल आता है हाइड्रोजन सल्फाइड से। ठीक है, ऑल डन, सभी का क्लियर हो गया। तो ये आपका साइंस एक तरह समझ लीजिए, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा एक और है वीडियो, ठीक है, एक और वीडियो आएगा, उसमें साइंस कंप्लीट हो जाएगा। इतना भी पढ़ लीजिएगा तो ठीक ठाक है। ठीक है, आप पहले से आप जिस किताब को फॉलो कर रहे हो ना, पीटी में आप लोगों ने जिस किताब को फॉलो किया उसे भी आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। रीजनिंग का एक आएगा, बाकी आप जितना भी पीटी में जो आप पढ़े हो बस सारा कुछ वही पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा, उतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, साइंस का एक लाऊंगा, एक और वीडियो आएगा, इसमें ख़त्म हो जाएगा। फिर एक रीजनिंग का आएगा। मैथ के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है,
है कि कैसे आपको डिस्क्रिप्टिव अथी बनाना है, ठीक है। तो वहाँ वीडियो में आप देख लीजिएगा, तो सारा कुछ तो क्लियर हो गया। सरकारी किताब आप क्लियर करके रखिएगा, सरकारी किताब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बाकी आप पुराना चीज़ ही पढ़ते रहिएगा, वही सारा कुछ पूछता है, ठीक है। तो हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।